अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम और हमारी सेहत प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोविड-19 ने तशवीशनाक हालात पैदा किए हैं। हर रोज़ कोविड की मस्बत में इजाफा होता जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने डॉक्टर वसीम इकबाल, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और जीएमसी बारामूला में तैनात है। डॉक्टर साहब, आपका केडन चैनल में खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, चूँकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो आजकल देखने में मिल रहा है कि बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। क्या इनमें कोविड के अलामात पाए जा रहे हैं? अर्शद साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे दावत दिया और अपने नाजरीन से बात करने का मौका दिया। जी जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, जैसा कि आप खुद भी देख रहे होंगे कि तीसरी लहर जी डॉक्टर कोविड-19 साहब। की शुरू हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब। इसमें हमने देखा है कि इसमें मुसलसल केसेस का इजाफा हो रहा है और कल की बात अगर करें, 5,000 से ज़ायद केसेस जी पूरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जी डॉक्टर देखे साहब। गए। तो जहाँ तक बच्चों का सवाल है, पहली और दूसरी वेव में हमने देखा कि बच्चे थोड़े कम मुतासर हुए थे, जी लेकिन इस वेव में ये देखा जा रहा है कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। जी लेकिन खुशकिस्मती इस बात की है कि बच्चों में जो केसेस हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं आ रहे जी हैं, सीवियरिटी उनकी कम है। जी। इस सूरत हाल से निपटने के लिए वालिदैन का क्या रोल है? देखिए, कोविड-19 जो है ये किसी भी वायरल इलनेस या फ्लू के बीमारी जो है इसके बिल्कुल मुतरादिफ होता है, बिल्कुल सिम्टम्स वैसे ही होते हैं। बच्चे में जो सिम्टम्स आते हैं उनमें से बुखार आ सकता है, नज़ला खांसी है, या बच्चे में ऐसे सांस की तकलीफ़ आ सकती है जिसको हम निमोनिया भी कहते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स बच्चों में आते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। जी एक तो डायरिया आ सकता है बच्चों में उल्टियाँ आ सकती जी हैं, डॉक्टर साहब। बच्चा दूध ठीक से नहीं पीता जी है, या बच्चा कभी इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है और बिल्कुल उसको इमीडिएटली अगर अस्पताल न पहुंचाया जाए तो जान का भी लाहक जी खतरा डॉक्टर हो साहब। सकता है। तो इस असना में ये बताना चाहूँगा कि माँ बाप को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मामूली नज़ला ज़ुकाम अगर हो तो अपनी नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर साहब से राब्ता करें जी और डॉक्टर साहब। जल्द से जल्द बच्चों का इलाज डॉक्टर कराएं। साहब, जिस तरह मौसम सरमा में अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चे बीमार होते हैं तो वैक्सीनेशन जो बच्चों में लग जाती है, उससे किस हद तक फ़ायदा मिल सकता है? बिल्कुल, अक्सर अर्शद साहब, जो मौसम सरमा होता है जी डॉक्टर साहब। हम लोग देखते हैं कि मौसम सरमा में अक्सर खांसी ज़ुकाम ज़्यादा रहता है। हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं ये जी सर्दी से हो गया, या बच्चे ने कुछ फल फ्रूट खा लिया है, उसने जी कल जी सेब खाया इसकी वजह से होता है। ये मतलब किसी चीज़ को एट्रीब्यूट करना कि इससे हुआ, खाने से हुआ, कल जी बर्फ़ खाई इसने या उससे जी हुआ, जी ये डॉक्टर साहब। कुछ हद तक सही भी है, गलत भी है। जी ऐसा देखा गया है कि मौसम सरमा में जो वायरल इलनेसेस हैं, जी जिसमें पहले प्रेडोमिनेंट रहा करता था वायरल फ्लू जिसको बोलते जी हैं, तो इन्फ्लुएंजा वायरस वो काफ़ी प्रेडोमिनेंट रहता है। जी तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी वैक्सीन आ चुका है, जो जी हर साल हम ऐसा सिफारिश करते हैं कि हर कोई जो बच्चा हो 5 साल से कम या बुज़ुर्ग हो 60 साल से ज़्यादा, वो हर साल वैक्सीन लगाए। जी तो उस वैक्सीन से काफ़ी हद तक ये जो मौसम सरमा में खांसी ज़ुकाम बच्चों जी को होता है उसमें फ़र्क पड़ जाता है और काफ़ी हद तक इस पे रोक लग जाती है। लेकिन इस बार पिछले 3 साल से हमने ये देखा कि कोविड-19 जो है, जी कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसके भी सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बच्चे में खांसी ज़ुकाम आता है। और चूँकि बच्चों में अभी कोविड-19 का वैक्सीन अभी अप्रूव नहीं हुआ है, जी तो बच्चों में इस चीज़ का माँ बाप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनको अगर कोई खांसी ज़ुकाम हो तो ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी वायरल इलनेसेस भी हैं जो काफ़ी कॉमन होती है विंटर में, जिसमें कॉमन होता है छोटे बच्चों में, 1 साल जी से कम बच्चों में, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चों में पसलियाँ चलती है उसमें, और उससे लाहक निमोनिया होने का भी खतरा रहता है। जी लेकिन उसके अगेंस्ट भी अभी वैक्सीन नहीं है। जी। सो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ में, डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन किस महीने में देनी चाहिए सर इन बच्चों को? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का सीज़न में उसको हम कहते हैं कि वो ऑटम में देना चाहिए, जी सितंबर एंडिंग और अक्टूबर में, तो वो नए सीज़न का वैक्सीन उस महीने में आता है। तो हर साल इन सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में वो वैक्सीन हर कोई जी। लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपके पास किस तरह के बच्चे जो इलाज मुआवजा के लिए आते हैं और किन किन बीमारियों में मुब्तला होते हैं?
जैसा मैं अभी नाज़रीन को बता रहा था कि हमारे पास केसेस जो आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इसमें कोविड के भी काफ़ी केसेस हैं जो जिनमें रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है और आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव आता है। लेकिन खुशकिस्मती इस चीज़ की है कि वो ज़्यादा सीवियर नहीं है। जी। बहुत कम फीसदी बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं जिनको दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पिछले 3-4 महीने से हमने ये देखा कि निमोनियाज बच्चों में थोड़े बहुत ज़्यादा आए। जैसे मैं आपको बताऊंगा अर्शद साहब, नवंबर और दिसंबर के महीने में हमारे अस्पताल में जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट पीडियाट्रिक वार्ड में लगभग 150% होगी, कोई बेड खाली नहीं होता था और सभी बच्चे निमोनिया से मुतासिर थे। हमें उस टाइम लाहक ये खदशा था कि ये कोविड तो नहीं है, लेकिन वायरल और जीनोमिक टेस्टिंग के बाद ये पता चला ये कोविड नहीं था, वो दूसरे वायरल इलनेसेस थे जिसमें प्रिडोमिनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और एडिनो वायरस था, वो बहुत कॉमन था। उसकी श्रीनगर जो बच्चों का अस्पताल है वहाँ पे तहकीक हुई, सोवरा में हुई, तो वो निमोनिया के केस काफ़ी आए थे जी। लेकिन अभी उसका थोड़ा बहुत दबाव हम पे कम हुआ, लेकिन साथ ही कोविड-19 का दबाव बढ़ने लगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये खुशकिस्मती है हमारी कि वो ज़्यादा सीवियर नहीं है। इसके अलावा आजकल बच्चे निमोनिया खांसी ज़ुकाम के अलावा हमारे पास बच्चे आ रहे हैं जिनको डायरिया की शिकायत रहती है, तो वो डायरिया भी अक्सर बच्चों में कोविड की वजह से हो सकता है, उसके एडमिशन हमारे पास आती है। बाकी जो नवजायद बच्चे आते रहते हैं हमारे पास, उनको सेप्सिस वगैरह होता है तो वो भी आते हैं, लेकिन प्रेडोमिनेंट इन महीनों में नज़ला ज़ुकाम, निमोनिया और डायरिया है। डॉक्टर साहब, जो डेल्टा वायरस था उससे ज़्यादा बच्चे मुतासिर नहीं हुए, बिल्कुल। अब जबकि ओमिक्रॉन ने जो जन्म लिया है, क्या इससे भी इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है बच्चों में? पहले आपको अर्शद साहब मैं ये बता दूं कि ये डेल्टा वायरस है क्या जी। ये जो कोरोना वायरस है, ये एक वायरस आप ऐसा सोच लें कि एक ऐसा जरासीम है कि वो फुल फैक्ट्री नहीं है, जैसे हम फुल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये क्या है, इस वायरस में क्या होता है कि जस्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये दूसरा कोई भी लिविंग सेल हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसकी जो मशीनरी है, सेलुलर मशीनरी को टेक ओवर करके अपना काम चला देता है। तो सरवाइव करने के लिए वायरसेस चेंज होते रहते हैं जी, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। यही हाल कोरोना वायरस का भी है। जैसे पहले शुरू हुआ, जो पहला वेरिएंट था उसको अल्फा वेरिएंट कहा गया, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, अब जो नया वेरिएंट आया है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। सबसे सीवियर हमने देखा कि डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी पेशेंट्स मुतासिर हुए जी, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी पेशेंट मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली डेल्टा वायरस की इम्पैक्ट बच्चों पर, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ उस बात पे, डेल्टा वायरस की तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट लंग्स पे इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट जब उसका दूसरी वेव आई थी डेल्टा वेरिएंट की, तो उस टाइम बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे थे, लेकिन इतनी शदीद केसेस हमने नहीं देखे, इतना केसेस ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ओमिक्रॉन चूंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बच्चों के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि बच्चों में अभी तक वैक्सीन नहीं लगा, जो कोविड वैक्सीन है वो नहीं लगा, तो ये एक और वजह हो सकती है कि ओमिक्रॉन बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ये जो बच्चों में वैक्सीन जो लगे हैं वो 15 से 18 साल के, बिल्कुल 15 साल से कम उम्र के बच्चे, बिल्कुल 15 से कम, 15 साल से 18 साल तक, बिल्कुल अभी तो शुरू हुआ है उनमें, पिछले महीने से ही उनसे कम बच्चे, उनको तो अभी वैक्सीन मिला ही नहीं। तो ये एक और वजह हो सकती है कि इनको ओमिक्रॉन और इन्फेक्ट कर रहा है, ओमिक्रॉन को इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ओमिक्रॉन हर किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, और जिसको वैक्सीन नहीं मिला है वो इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। इसके लिए सर क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो मेजर्स लेने चाहिए सर, इसको हम अर्शद साहब कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कि हमें अवॉइड करना है, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करना है, गैदरिंग्स में नहीं जाना है, ज़्यादा जो जमघटा जहाँ पे हो वहाँ जमा नहीं होना। अगर मजबूरन बाज़ार जाना भी पड़े तो मास्क का खास ख्याल रखना है कि मास्क पहन के जाएं, और अननेसेसरी किसी भी चीज़ से हाथ नहीं मिलाना है या किसी को टच नहीं करना है। सैनिटाइज़र का बिल्कुल इस्तेमाल करना है। हैंड वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे घर जब आप बाहर से आए तो पहला काम ये होना चाहिए कि आप अच्छे से अपने हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, कम से कम
1 मिनट तक हाथ धोएं जी। और साबुन कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथों पे लगा होना जी चाहिए, डॉक्टर साहब। और उसके बाद ही आप घर वालों से बात करें। डॉक्टर साहब ये भी है देखते हैं कि जंक फूड जो बच्चे आजकल जंक फूड लेते हैं, बच्चों की ग्रोथ पे इस पे क्या असर पड़ सकता है? चलो ये कोविड से हट के सवाल जी है, जी बिल्कुल। तो ये जनरल में बता, पहले हमें समझना है ये जंक फूड है क्या। जी जंक अंग्रेजी में लफ्ज़ है कचरा, जी जैसे आप समझोगे। तो जंक फूड, अगर फूड की बात करें तो ये वो वाला खाना है जिसमें बच्चे की प्रॉपर नशो नुमा नहीं हो सकती। तो मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताऊं, जंक फूड हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं। एम्प्टी कैलोरीज का ये मतलब है कि बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ के उसके लिए प्रॉपर प्रोटीन विटामिन वगैरह नहीं मिलती है उसको, Balanced सिर्फ diet। हाँ बैलेंस डाइट जिसको हम जी। बोलते हैं, उसको ज़्यादा उससे एनर्जी ही मिलती रहती है। जी। जैसे उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स चीज़ें किस किस में होती है, जैसे मैं बताऊंगा, चीनी जैसी चीज़ें जी। हैं, ठीक है, मीठी चीज़ें, चॉकलेट्स हैं, जी। मिठाइयाँ हैं, ठीक है, जी स्वीट मीट्स हैं, या चावल भी अगर जी। ज़्यादा खाए तो वो भी। उससे क्या होता है कि बच्चे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जी। बच्चा ज़्यादा लेता है तो ये जिस्म में जमा होता रहता है एज फैट। तो जी। आपने भी देखा होगा कि पिछले 10-20 साल से जो जनरल पॉपुलेशन है छोटे बच्चों की, जी। उसमें हम ज़्यादा ओबेसिटी भी देख रहे हैं। जी। ओबेसिटी मीन मोटापा। जी डॉक्टर पहले साहब। तो ऐसा देखने को था नहीं, जब हम छोटे थे तो मुझे याद ही नहीं हमारी क्लास में कोई ऐसा मोटा बच्चा जी। होता था, लेकिन माशाल्लाह अगर आज देखेंगे बच्चों तो का बहुत सारे ओवरऑल बच्चे वेट बढ़ गया है। जी डॉक्टर साहब। ये वजह है कि इनको जंक फूड ज़्यादा मिल रहा जी। है और वो जमा हो रहा है एज फैट। ये इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट नज़र आएगा अगले सालों में जब बच्चे बड़े होंगे। जी। तो उस टाइम में क्या हो सकता है, इस जंक फूड खाने से और ये जो फैट जमा हो रहा है उनके जिस्म के अंदर, इसमें जो इनको कहते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे जी। डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे ब्रोंकियल एजमा है, जी। इनकी इंसिडेंस बढ़ जाएगी। जी। तो आगे हमें ये एक और एपिडेमिक देखना है अपने बच्चों में कि इनको इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है अगर इसकी रोकथाम हमने अभी शुरू नहीं की, ये जी। ओबेसिटी का जो एपिडेमिक शुरू हुआ है। तो मेरा यही मानना है और मेरा नाजरीन से भी ये गुजारिश है मेरी जी। कि अपने बच्चों को जितना हो सके उतना कम ये जंक फूड खिलाएं, तो उनको रोज़ जो न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट है वो दे। डॉक्टर साहब अक्सर वालिदैन ये भी कहते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, मानते नहीं है खाना खाना, इसके पीछे भी यही जंक फूड का ही कारण? जंक फूड एक वजह है जी। लेकिन ओवरऑल इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो खाना पीना है, तो बच्चों में ऐसा देखा गया है कि अगर खाना पीना एक रिचुअल बनाया जाए, जी। लाइक जैसे बच्चे को पकड़ते हैं आप, नहीं जी आप कटोरा लाया सामने, आपको खाना है ये, जी। तो बच्चा मजबूर हो जाता है। लेकिन माँ बाप ने ऐसा भी देखा होगा कि अगर बच्चा बाहर खेल रहा है, किसी ने कुछ खिला दिया, वो अच्छे से खाता है। कोई दूसरा बच्चा खाना खा रहा है तो उसी ने एक निवाला दे दिया बच्चे को, वो खा लेता जी। है। ऐसा क्यों है? जी। ठीक है, वही चीज़ अगर आप घर में बैठो फॉर्मली उसको खिलाओ जी। तो वो नहीं मानता है खाना। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है बच्चे का जो खाना पीना जी। है, इसको मोर ऑफ ए प्ले थिंग बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ में ये है कि अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा नहीं मानता है खाना तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं तो खिला देते हैं। जी, जी। ये बिल्कुल गलत है। जी। ठीक है, तीसरा चीज़ मैं इसमें ये बताऊंगा कि बच्चे को खाने पीने का डिसिप्लिन होना चाहिए। जी। डिसिप्लिन का ये मतलब है कि फिक्स टाइम होना चाहिए जिस पे बच्चा खाना शुरू करे। जी। ठीक है, और खाने जो मेन मील्स हैं, मेजर मील्स जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, जी। उससे पहले बच्चे को ये जंक फूड वगैरह ना दे, जी। उससे एपेटाइट भी कम होगा। अक्सर जी। क्या होता है, बच्चा 12 बजे मांगता है मामा मुझे ये जूस चाहिए, तो 11 बजे उसने 11-12 बजे जूस पी लिया, जूस पी तो लिया। 12:30 बजे वो तो खाना लंच तो मानेगा ही नहीं जी खाना। डॉक्टर साहब। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमें करनी है, जी। और जितना हो सके बच्चे के लिए जो घर में हम खुद खाते हैं उसी खाने में से उनको खिलाना चाहिए। जी। बच्चा वो ज़्यादा पसंद करता है जी डॉक्टर साहब। बनस्बत कि उसके कि आप उसके लिए अलग बनाएं। जी डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता 2 सालों से कोविड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसके बरक्स जो ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, तो मोबाइल फ़ोन का बच्चे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनके लिए सही है कि गलत? देखिए अरशद साहब, जो आजकल का ज़माना है ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जी। आईटी का ज़माना है। ठीक है, तो हम पीछे भी नहीं रह सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये बिल्कुल बंद करना है, मोबाइल नहीं देखना है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल इसके बगैर आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो पॉसिबल भी नहीं। जी। लेकिन चूंकि कोविड-19 की वजह से एक खुसूसी सूरत हाल पैदा होगी
कि फिजिकल क्लासेस बंद होगी। अब बच्चों की पढ़ाई पे इतना ज़्यादा असर पड़ा इस पे कि मजबूर हो गए कि ऑनलाइन क्लासेस ले हम। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो स्कूल ने शेड्यूल बनाया हुआ है, मेरा ये मानना है कि उस शेड्यूल को पूरी तरह फॉलो करना बेहतर है जी। उस दौरान जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस, वो 1 या 2 घंटे की क्लास होती है, उस टाइम पे मोबाइल अगर सामने भी हो, लेकिन उस टाइम पे पेरेंटल गाइडेंस साथ होनी चाहिए, पेरेंट साथ होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मोबाइल बच्चे को दे जी तो बच्चे को इसके लिए हमारी जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हुई हैं कि बच्चों को किस हद तक मोबाइल देना सही है। जी। तो उसमें ये बताया गया है कि पहले 1.5 साल तक, जी, 18 महीने तक मोबाइल देना सही नहीं है बच्चे को। बस उस टाइम पे बच्चे को मोबाइल देना, अगर किसी से पेरेंट नहीं है घर पे तो वीडियो कॉल पे बात होती है, तो उस टाइम पे बच्चे को मोबाइल दिखा दिया जाए। जी। जो 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे हैं जी, उनको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दिखाएं, लेकिन उस टाइम पेरेंट साथ होना चाहिए, वो देखना चाहिए हम क्या दिखा रहे हैं बच्चे को। उसमें आप अल्फ़ाबेट दिखा सकते हैं, उसको राइम्स दिखा सकते हैं बच्चे को, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपर सिलेक्शन करके। वो सिलेक्शन का काम है पेरेंट्स का। जो उससे बड़े बच्चे हैं उनको अभी मोबाइल यूज़ रेस्ट्रिक्ट करना है, नॉट मोर देन 1 या 1.5 घंटा पर डे, उससे ज़्यादा मोबाइल नहीं देना है। और पेरेंट को ये चीज़ इंश्योर करनी है कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है, ठीक है। उसमें एक ये ऐसे है टेक्निक कि उसको हम कहते हैं शेयर टाइम, मतलब पेरेंट और बच्चा एक साथ एक ही चीज़ देखते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक ये कंट्रोल रहता है कि बच्चा क्या देखे। क्योंकि आप कंट्रोल ऐसे तो कर नहीं पाते, मोबाइल पे तो कुछ भी बटन दबा दो तो कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि ये देखें कि हमारा बच्चा मोबाइल पे देख क्या रहा है। जी, ठीक है। तो आगे भी मतलब अभी जो सूरत हाल कोविड की वजह से बनी हुई है, मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस ठीक है जी, लेकिन उसकी वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी सफ़र हो रही है वो नहीं होना चाहिए। राइट। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी बच्चों के लिए? बिल्कुल, बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है जी। तो बच्चों की चूँकि ग्रो कर रहे होते हैं, इनका जो मसल है, मास है, उसी से फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ेगा। अगर हम मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करें, जैसे हमने पहले जंक फूड के बारे में मैंने आपको बताया, जिस तरह जंक फूड से वज़न बढ़ता है, जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है जो मोबाइल यूज़ से होता है, उससे भी मोटापा बढ़ जाता है बच्चों में। तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी के ये है कि बच्चों को हर रोज़ ओपन एयर में फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। जो प्ले टाइम है वो ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को आपको बस पढ़ाई करनी है, अंदर बैठना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि अभी कोविड चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो घर के आंगन में बच्चे खेल सकते हैं या अपने ही आंगन में उनको कोई आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे फुटबॉल है वगैरह, वो ला के दिया। बच्चे दौड़ खेल कूद बहुत ज़रूरी है इसमें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वसीम इकबाल, जो कि एक नामावत चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो हमारे बच्चों की सेहत के मुतालिक जानकारी फराहम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ स्टूडियो में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हर्षित साहब।